नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में ट्रक हड़ताल का अंत नहीं, जरूरी सामान हो सकते हैं और भी महंगे। कर्नाटक में जाति जनगणना विवाद पर भाजपा के सुधाकर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर साधा निशाना, कहा अपनी सीट बचाने के लिए ड्रामा। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व नहीं छोड़ा है लेकिन भाजपा का खोटा संस्करण स्वीकार्य नहीं, इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल गांधी का किया बचाव। रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने के दिए संकेत, भाजपा पर लक्षित राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में भारतीय सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य पत्रकार संघ द्वारा आज भालकी तहसीलदार को माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा गया, जिसमें बीदर जिले के पत्रकार रवि भूसांडे पर हुए अमानवीय हमले की निंदा की गई और वन विभाग के कर्मियों से हमलावरों को गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया। केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 15 अप्रैल 2025 को पत्रकार रवि भूसंडे पर बीदर शहर के चिदरे के पास वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हमला किया गया, जिसकी कर्नाटक मीडिया पत्रकार संघ तालुका और अधिकारी द्वारा कड़ी निंदा की गई है। यह एक ऐसी घटना है जिस पर जागरूक समाज को अपना सिर झुका लेना चाहिए और यह स्पष्ट है कि एक पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले वन अधिकारियों का कृत्य वास्तव में अमानवीय है। उक्त पत्रकार रवि भूसंडे ने इस संबंध में बीदर शहर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और एसोसिएशन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के तालुका अध्यक्ष संतोष चांसुरे ने कहा कि यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की जाएगी। इस अवसर पर रवि मुक्तेदार, बसवराज शिवपूजे, रामदास पाटिल, शिवकुमार बिरादर, शिवकुमार बेंद्रे, लकी राठौर, संदीप पाटिल, सतीश चंदेश्वरी और अन्य उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रक चालकों की चल रही हड़ताल के समाप्त होने की कोई संभावना न होने के कारण गुरुवार से कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल से सब्जियां, खाद्य पदार्थ, दूध और दवाइयां जैसी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को छूट दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों से ट्रकों की आवाजाही लगभग पूरी तरह बंद होने से आपूर्ति बाधित होने और कीमतों में वृद्धि होने की आशंका है। बेंगलुरु कमर्शियल व्हीकल एसोसिएशन के सचिव राजेश यश ने बताया कि बुधवार को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से केवल 10% वाहन ही कर्नाटक में प्रवेश कर पाए। उन्होंने डीएच से कहा कि हमें उम्मीद है कि गुरुवार से पड़ोसी राज्यों से कोई माल वाहक वाहन नहीं आएगा। कुछ आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पहले से ही कम हो रही है और प्रोविजन स्टोर्स ने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक कड़ा निर्देश जारी करते हुए डॉक्टर के रूप में खुद को पेश करने वाले अयोग्य व्यक्तियों द्वारा संचालित क्लिनिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने ऐसे क्लिनिकों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में के अनियंत्रित प्रसार की आलोचना करते हुए कहा कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। अदालत ने कहा कि ये झोला छाप डॉक्टर के वेश में दूर दराज के क्षेत्रों में क्लिनिक चलाकर और मरीजों को धोखा देकर निर्दोष ग्रामीण लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने भी इस तरह की अवैध प्रथाओं को रोकने में राज्य की स्पष्ट निष्क्रियता पर अविश्वास व्यक्त किया तथा इसे आनंददायक अज्ञानता बताया। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अपना आदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को भेजे, जिसमें विभाग को अयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित क्लिनिकों की पहचान करने और उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसने न्यायालय को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया। कर्नाटक में जाति जनगणना विवाद पर बोलते हुए भाजपा सांसद के सुधाकर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की और इससे अपनी सीट बचाने के लिए नाटक कहा। उन्होंने आगे कहा कि यह सर्वेक्षण 10 साल पुराना है और 2013 और 2018 के बीच चीफ मिनिस्टर के रूप में सिद्धरामैया के पहले कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। पिछले 8 से 10 वर्षों से उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में रखा और अब अचानक जब वह अपने 2.5 साल के सत्ता साझाकरण कार्यालय के अंत में पहुंच रहे हैं
तो वह इस मुद्दे को फिर से सामने लाते हैं। ये सब अपनी सीट बचाने के लिए नाटक है। जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा जनहित से नहीं बल्कि अपने आधार को मजबूत करने और कांग्रेस आला कमान को स्पष्ट संदेश भेजने के लिए एक रणनीतिक कार्ड के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है। This is more than 10 years old survey. This report was submitted while Mr. Siddaramaiah ji was a chief minister in his first term. That was between 2013 and 18. For the last 8-10 years, they kept this report in a freezer. And now all of a sudden, because the 2.5 years term is coming to an end of Mr. Siddaramaiah ji as a chief minister, according to their terms and conditions and whatever their decisions. That is an internal matter of Congress. I have nothing to say about it. So, in order to save his seat, I think he is playing this card of reservation. Secondly, the caste census. These are all the kind of drama that Honorable Chief Minister is trying to do to save his seat. शिवसेना उद्धव बालसाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कभी हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन भाजपा का खोटा हिंदुत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। नासिक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला किया और कहा कि बीजेपी का मौजूदा हिंदुत्व दिखावे और वोट बैंक के लिए, जबकि शिवसेना का हिंदुत्व सच्चा राष्ट्रवाद है। उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार से मांग की कि मुंबई में मौजूदा राजभवन को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बना देना चाहिए और राज्यपाल को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि अगर भाजपा को वाकई शिवाजी महाराज से प्रेम है तो उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से अलग हुआ हूं, हिंदुत्व से नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, जबकि सच यह है कि उन्होंने हमेशा सभी धर्मों के लोगों को बराबरी से देखा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। वित्तीय परेशानियों के कारण इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। सोनिया गांधी ने कर्ज और दान के साथ इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। अब वे कहते हैं कि कर्ज लेना गलत है। भाजपा कानून के खिलाफ काम कर रही है। जो गलत है वह गलत है और हम इसे साबित करेंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होगा और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। वो केस में कुछ नहीं है, वो तो पेपर का केस है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में वो पेपर चलाए। तो उसके बाद में
जब उसकी मासी हालत कम हो गई तब उन्होंने थोड़े दिन बंद किए। फिर उसको चालू करने के लिए सोनिया गांधी जी ने पूरी कोशिश की, उसको डोनेशन ये और कर्जा लेके वो पेपर चलाए। टीएनजीओ सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश्वर और सचिव मुजीब ने टीएनजीओ जिला अध्यक्ष जावेद अली के नेतृत्व में संगारेड्डी में एक नए भवन की आधारशिला रखी। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश्वर और सचिव मुजीब ने संगारेड्डी बाईपास पर नए टीएनजीओ भवन का भूमि पूजन किया। टीएनजीओ संगारेड्डी जिला अध्यक्ष एमडी जावेद अली द्वारा टीएनजीएस भवन के निर्माण के लिए सरकार द्वारा आवंटित स्थल पर भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। टीएनजीओ संगारेड्डी जिला अध्यक्ष एमडी जावेद अली द्वारा टीएनजीएस भवन के निर्माण हेतु सरकार द्वारा उद्घाटन स्थल पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया। संगारेड्डी में बाईपास रोड पर आयोजित कार्यक्रम में टीएनजीओ सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष मरम जगदीश्वर, सेंट्रल एसोसिएशन के महासचिव मुजीब और जिला अतिरिक्त कलेक्टर चंद्रशेखर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानद सेंट्रल एसोसिएशन के अध्यक्ष मरम जगदीश्वर, सचिव मुजीब लू ने सरकार एवं जिला मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा, प्रभारी मंत्री श्रीमती को धन्यवाद दिया। कोंडा सुरेखा, टीजीआईआईसी अध्यक्ष निर्मला जग्गारेड्डी, टीएनजीओ को भूमि आवंटित करने के लिए विधायक चिंता प्रभाकर, जिला कलेक्टर क्रांति मल्लूर, अतिरिक्त कलेक्टर चंद्रशेखर, आरडीओ रविंदर रेड्डी, एमआरओ देवदास गुरु, टीएनजीओ के जिला अध्यक्ष एमडी जावेद अली ने कहा कि उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया गया तथा कहा कि सभी के सहयोग से भवन का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। जिला अतिरिक्त कलेक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा भवन निर्माण में वे अपनी भूमिका भी निभाएंगे तथा जिला कलेक्टर कर्मचारियों के पक्ष में रहेंगे। जिला सचिव वीडब्ल्यू एसोसिएट प्रेसिडेंट कासिनी श्रीकांत, पी वेंकट रेड्डी, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास, सेंट्रल एसोसिएशन सदस्य निर्मला राजकुमारी, राज्य आयोजन सचिव गौस हाशमी, संगारेड्डी शहरी शाखा के अध्यक्ष वेंकटेशम इस कार्यक्रम में पटनचोरू तालुका अध्यक्ष प्रमोद नारायण, खेड़ा तालुका अध्यक्ष चंद्र श्रीनिवास, संडोल तालुका अध्यक्ष नरसिमलू, उपाध्यक्ष भास्कर शकील, विजय और जिले के सभी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। బదులుగా ఇక్కడ మళ్ళా 10 గుంటల ల్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది। జిల్లా కలెక్టర్ గారు అప్పుడు ఫోన్ చేస్తూ ఇలా వేదిక మీద ఉన్న అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు చంద్రశేఖర్ గారు ఫోన్ చేసి అక్కడ మహిళా సమైక్య వారికి పెట్రోల్ బంక్ శాంక్షన్ అయింది, ఆ ప్లేస్ అయితే కన్వీనియంట్ గా ఉంటది, దానికి బదులు ఇక్కడ ప్లేస్ ఇస్తా అన్నందుకు మాట మీద నిలబడి దానికి బదులు ఇది మన కలాట్ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, అలాగే అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, ఎంఆర్ఓ గారికి, ఆర్డీఓ గారికి ఈ అలాట్ కావడానికి సహకరించిన వైద్య శాఖ మార్చులు దామోదర రాజ నరసింహ గారికి, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కొండ సురేఖ గారికి, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ చైర్మన్ మేడం నిర్మలా జగ్గారెడ్డి గారికి, లోకల్ ఎమ్మెల్యే చిత్త ప్రభాకర్ గారికి, అలాగే దీనికి సహకరించిన అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తాం। టీఎన్జిఓ సంఘం అంటేనే ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉద్యోగుల పక్షాన కాకుండా ప్రజల పక్షాన కొట్లాడి తెలంగాణ రావడానికి ముఖ్య భూమిక పోషించినవి ఆ రోజు ప్రభుత్వాలు అలాట్ చేసిన ల్యాండ్లనే వచ్చిన పైసలతోనే అప్పుడు ఉద్యమాలు చేసిన సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు। ఈరోజు కేంద్ర సంఘం కట్టుకున్న భవనం నాంపల్లిలో ఆ రోజు చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు స్వామినాథన్ గారు అధ్యక్ష స్థానంలో ఉండే ఆ పక్కకే అక్కడ ల్యాండ్ ఇచ్చి బిల్డింగ్ కట్టించిన సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు। తర్వాత కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాగానే 2వ ఫ్లోర్ కు డబ్బులు ఇచ్చి కట్టిన సంగతి। మరి ఇలా అన్ని జిల్లాలో ఇటువంటి భవనాలు, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లు ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को तीसरे दिन के लिए तलब किए जाने पर भारतीय व्यवसायी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 17 अप्रैल को इसे भाजपा का राजनीतिक अभियान बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह राजनीति में उतरेंगे तो भाजपा या तो वंशवाद की बात करेगी या फिर
ईडी का दुरुपयोग करेगी। राबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह भाजपा का राजनीतिक अभियान है कि सोनिया जी और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और मुझे उसी दिन तलब किया गया, इसीलिए वे मीडिया के माध्यम से यह दिखा रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जनता जागरूक है, वह सब कुछ जानता है और समझते हैं। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, इससे हम और मजबूत होते हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर वे कुछ गलत दिखाना चाहते हैं या कुछ गलत करना चाहते हैं तो मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। राजनीति में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अगर लोग चाहेंगे तो मैं अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ शामिल होऊंगा। मैं कांग्रेस के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। यह ईडी समन जारी रहेगा क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, हम अन्याय के खिलाफ है और हम लड़ते रहेंगे, इसीलिए यह जारी रहेगा। बिल्कुल है पॉलिटिकल वेंडेटा, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा। राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोनिया जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। जब भी अगर मैं कदम रखूंगा राजनीति में, जो सब लोग चाहते हैं, तो उनको लगेगा या तो परिवारवाद की बात करेंगे या मतलब कि ईडी का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी के मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, खट्टर जी ने मेरे को क्लीन चिट इसी केस में पहले दे चुके हैं 2 बारी। तो किस लिए बुलाया ये? बिल्कुल है पॉलिटिकल वेंडेटा, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, गलत है। क्या भरोसा रखेंगे एजेंसियों का? अगर मतलब कि जब भी अगर कोई उम्मीदवार होता है पूरे देश में सीएम बनने का, या मतलब कि कोई पार्टी अच्छी कर रही है, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। कौन से बीजेपी मिनिस्टर को या कौन से बीजेपी के लोगों को ईडी ने बुलाया? क्यों नहीं बुलाया उन्हें? सवाल तो पूछो ना कि ईडी बीजेपी वाले क्या बिल्कुल सब ठीक है या उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है? आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं। मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं जरूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि दंगों का आह्वान मस्जिद के लाउड स्पीकर से किया गया था। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के अनुसार दंगों का आह्वान मस्जिद के लाउड स्पीकर से किया गया था। जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शह देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष संप्रदाय के लोगों को अपीज करने के लिए। एज मेंशन बाय देम, द कॉल फॉर राइट वाज गिवन फ्रॉम द लाउड स्पीकर ऑफ द मस्जिद। इफ बीजेपी कम इन टू पावर एंड दिस टाइम इंसिडेंट हैपन, we will ban masjid or any other religion. अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस नीमच में मनाया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू में भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। कल रात शहर में हुई भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम विनोद है, मैं नगर निगम में काम करता हूं। यहाँ एक पेड़ गिर गया है, वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। कल रात भारी तूफान आया था।
वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद एक धार्मिक संगठन है, वक्फ हमारा धार्मिक मामला है और इसके कुछ नियम और कानून है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज जो लोग बैठे हुए, कोई माई का लाल है, इसने माँ का दूध पिया, ये कहते कि उसने क्या किया है मुल्क की आजादी के लिए। वो ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क के बसने वाले मुसलमानों का फायदा। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। कोई दलील नहीं है अलावा इसके कि वक्फ इसको ये है और मुसलमान इसको वक्फ मान रहा है, वक्फ के तरीके पर इस्तेमाल कर रहा है। न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना। जो बिल आया है उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? देखिए, जमीयत उलमा तो एक मजहबी जमात है। हम सियासी मसाइल के ऊपर कभी बोलते भी नहीं। वक्फ का मसला खालिस इस्लाम के अंदर एक मजहबी मसला है। उसके उसूल हैं, बड़ी बड़ी किताबें कई 100 सफ़हात की उसके ऊपर लिखी हुई हैं, जिनको वही लोग जानते हैं जो मजहबी इल्म अपने पास रखते हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। सबसे पहले 54 के अंदर वक्फ को बनाया गया। हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगियां अपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जेलों में गुजारी थी, वो जिंदा थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में ट्रक हड़ताल का अंत नहीं, जरूरी सामान हो सकते हैं और भी महंगे। कर्नाटक में जाति जनगणना विवाद पर भाजपा के सुधाकर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर साधा निशाना, कहा अपनी सीट बचाने के लिए ड्रामा। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व नहीं छोड़ा है लेकिन भाजपा का खोटा संस्करण स्वीकार्य नहीं, इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल गांधी का किया बचाव। रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने के दिए संकेत, भाजपा पर लक्षित राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में भारतीय सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।